नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के साथ से आज जो अपनी यहाँ पे सीरीज रहेगी वो रहेगी सीरीज नंबर यहाँ पे 92। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। दोस्तों, अपन यहाँ पे 9,999 क्वेश्चन का प्रक्रम चला रखा है, उसका पार्ट नंबर 92 रहेगा। बीच बीच में अपन मॉर्निंग सेशन में अंदर थोड़ी क्लास भी ले रहे हैं और बूस्टर डोज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो रही है। तो आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत और शानदार करने के लिए लगातार है वो चैनल से आप जुड़े रहे और क्लास को एक बार सभी दोस्त यहाँ पे शेयर कर दे, फिर अपन लगातार आप शुरू करते हैं। तो सभी दोस्त एक बार शेयर कर दे, लाइक कर दे। आज अपनी यहाँ पे सीरीज नंबर 92 रहेगा। अगर पूरी सीरीज आपने नहीं देखी है सिलेक्शन के लिए तो आप प्लेलिस्ट आपके लिए बना के डाल दी गई है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप कंप्लीट सीरीज देख सकते हैं। तो आज अपना यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, यहाँ पे वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि एंडोमॉर्फिक का मानक क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ एंडोमॉर्फिक की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। एंडोमॉर्फिक की है जो मानक क्या रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। शेल्डन के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे व्यक्तित्व का वर्गीकरण है, उसके अंदर यहाँ पे एंडोमॉर्फिक देख रहे हैं। और जितने भी दोस्त क्लास में जुड़ गए हैं सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दे। तो एंडोमॉर्फिक की बात करें तो शेल्डन ने है सोमेटोटाइपिक है वो 3 प्रकार से बताया था, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। एंडो का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे मोटा व्यक्ति होता है, तो उसका जो यहाँ पे रेटिंग स्केल है स्टैंडर्ड वो बताया गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि 7-1-1। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे 7-1-1 यानी एंडोमॉर्फिक, जिसे अपन विस्रोटोनिक के नाम से यहाँ पे जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों यहाँ पे डाइप्लास्टिक वर्गीकरण किसने दिया। डाइप्लास्टिक की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। जो डाइप्लास्टिक बॉडी क्लासिफिकेशन है ये किसके द्वारा दिया गया था। शेल्डन, हिपोक्रेटस, क्रेस्मर, बीन। क्वेश्चन नंबर 2 बताना है। दोस्तों आपने देखा है पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक और डाइप्लास्टिक 4 प्रकार के हैं वर्गीकरण दिए थे, वो किसके द्वारा दिए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 2 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों क्रेस्मर के द्वारा है वो यहाँ पे जो शरीर वर्गीकरण दिए थे वो 4 प्रकार के थे। उसमें है पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक और डाइप्लास्टिक। जो अविकसित व्यक्ति होता है वो डाइप्लास्टिक व्यक्ति श्रेणी में यहाँ पे आता है। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो फैक्ट क्या दिया गया है कि क्रेस्मर क्रेस्मर के प्रकार है उसमें पिकनिक हो गया, एथलेटिक हो गया, एस्थेनिक हो गया और डाइप्लास्टिक है, वो 4 प्रकार के यहाँ पे बॉडी क्लासिफिकेशन है वो क्रेस्मर के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्टोमॉर्फिक की विशेषता क्या होती है। एक्टोमॉर्फिक की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। एक्टोमॉर्फिक बॉडी टाइप का जो व्यक्ति होता है उसके यहाँ पे क्या विशेषता रहेगी। मोटा और थुलथला रहेगा, मजबूत और साहसी रहेगा, कमजोर शरीर रहेगा या फिर आनंद प्रिय रहेगा। दोस्तों शेल्डन के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं अपन, बार बार बता रहा हूँ मैं। शेल्डन की बात करें तो शेल्डन ने 3 वर्गीकरण, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। तो यहाँ पे जो तीसरा प्रकार का वर्गीकरण है एक्टोमॉर्फिक, उसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्टोमॉर्फिक की। क्वेश्चन नंबर अपना 3 रहेगा जिसे अपन सेरेब्रोटोनिक के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 3 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों जो कमजोर व्यक्ति होता है, पतला व्यक्ति होता है, लंबा व्यक्ति होता है, जो यहाँ पे बहिर्मुखी होता है वो व्यक्ति, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे, सॉरी अंतर्मुखी होता है वो व्यक्ति है वो यहाँ पे एक्टोमॉर्फिक की श्रेणी के अंदर यहाँ पे आता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या क्या इसकी विशेषताएं दी गई है। तो एक्टोमॉर्फिक के अंदर है वो यहाँ पे व्यक्ति है वो कमजोर शरीर का होता है, अंतर्मुखी होता है, कंधे झुके होते हैं और लंबा व्यक्ति होता है। ये सभी विशेषताएं हैं वो किसकी होती है, कमजोर व्यक्ति एक्टोमॉर्फिक की यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट आएगी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्टोमॉर्फिक शरीर का मानक कौन सा होता है। दोस्तों यहाँ पे एक्टोमॉर्फिक बॉडी टाइप है उसका स्टैंडर्ड पूछा गया है, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों सीधा सीधा मैं आपको बताऊं, एग्जाम के अंदर जो साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें जो बॉडी क्लासिफिकेशन है, बॉडी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आपको सीधे सीधे 2 क्वेश्चन या पूछे जाएंगे, जो यहाँ पे चाहे क्रेस्मर से संबंधित हो, शेल्डन, यूंग, इनसे कोई किसी भी व्यक्ति का बॉडी क्लासिफिकेशन यहाँ पे पूछ सकता है, इजीली आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो एक्टोमॉर्फिक की यहाँ पे मानक पूछा गया है। अब एक्टोमॉर्फिक का मतलब होता है दोस्तों, मैंने बताया है कि लंबा व्यक्ति होता है, पतला होता है, कमजोर शरीर होता है, जो कंधे झुके हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 4 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा, जिसके अंदर उसका रेटिंग स्केल है वो 1-1-7 यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है। तो फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे कि एक्टोमॉर्फिक में है वो शरीर दुबला पतला होता है, लंबा,
कम मांसपेशियां होती है। सेल्डन के अनुसार इसका उच्चतम स्कोर है वो तीसरे घटक के रूप में होता है। जो तीसरा घटक मैंने बता ही दिया, 117 है, वो इसका तीसरा घटक यहाँ पे रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा अपना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेसोमॉर्फिक की विशेषता कौन सी होती है। मेसोमॉर्फिक की बात कर रहे हैं दोस्तों भाई। मेसोमॉर्फिक बॉडी टाइप की बात करें, जिसमें यहाँ पे चिड़चिड़ापन हो गया, एकांत प्रिय हो गया, मजबूत शरीर हो गया, सामाजिक कार्यों में चुस्त हो गया। मेसोमॉर्फिक की बात करें, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे सेल डन से संबंधित रहेगा, जिसमें अपन ने एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और यहाँ पे एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और यहाँ पे एक्टोमॉर्फिक। तो यहाँ पे बीच वाला की बात करें, सेकंड नंबर, जो यहाँ पे कैसा रहेगा, मजबूत शरीर वाला व्यक्ति रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो मजबूत स्ट्रॉन्ग बॉडी है वो इसका यहाँ पे रहेगा। साथ ही में दोस्तों चिड़चिड़ापन हो गया, एकांत प्रिय हो गया, सामाजिक कार्यों में सुस्त हो गया, ये ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे एक्टोमॉर्फिक की यहाँ पे विशेषता होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट दिया गया है, और फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे मेसोमॉर्फिक से संबंधित कि मेसोमॉर्फिक व्यक्तित्व का मजबूत शरीर होता है, चौड़े कंधे होते हैं, हंसमुख होता है, मिलनसार होता है और बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेल्डन ने शरीर वर्गीकरण में अंकों का स्केल कौन सा रखा। सेल्डन की बात कर रहे हैं, उसने जो यहाँ पे जो बॉडी क्लासिफिकेशन है उसके अंदर जो स्केल है वो कैसा रखा है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। पॉइंट स्केल कैसा रखा, 1 से 8 के बीच, 1 से 7 के बीच, 1 से 5 के बीच या फिर 1 से 9 के बीच। तो दोस्तों मैंने बताया है कि उसने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, और उनका है वो रेटिंग स्केल 1 से लेकर 7 तक का डिवाइड किया था, जिसमें यहाँ पे एंडोमॉर्फिक का 7, 1, 1 रखा था, मेसोमॉर्फिक का है वो 1, 7, 1 रखा था, और यहाँ पे जो एक्टोमॉर्फिक है उसका 1, 1, 7 रखा था। ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 6 के अंदर। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी वही दिया गया है कि सेल्डन ने 1 से 7 तक का स्केल रखा, जिसमें प्रत्येक घटक का है वो मूल्यांकन किया जाता है। ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखे दोस्तों, यहाँ पे एथलेटिक शरीर की विशेषता कौन सी होती है। एथलेटिक की बात कर रहे हैं, एथलेटिक बॉडी टाइप का व्यक्ति होता है, उसकी यहाँ पे कौन सी शरीर विशेषता रहेगी। अब एथलेटिक किसके अंदर आता है, तो पिकनिक जो अपन देखते हैं, पिकनिक, एथलेटिक्स, एस्थेनिक और डाइप्लास्टिक। तो यहाँ पे जो एथलेटिक की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे तो ये क्रेस्मर के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। क्रेस्मर की बात है तो क्रेस्मर के अनुसार 4 प्रकार के व्यक्तित्व थे, उसमें पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक और डाइप्लास्टिक। तो यहाँ पे एथलेटिक जो सेकंड प्रकार का यहाँ पे व्यक्तित्व रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं अपन, तो उसके अंदर जो यहाँ पे मजबूत शरीर रहेगा, साहसी व्यक्ति रहेगा, सुस्त और फुर्तीला व्यक्ति रहेगा। उपरोक्त सभी इसके सही विशेषता यहाँ पे रहेगी। जो सेल्डन के अकॉर्डिंग देखे तो मेसोमॉर्फिक जो व्यक्ति होता है उसके अकॉर्डिंग है वो इसकी सारी विशेषता यहाँ पे रहने वाली है। फैक्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट दिया गया है, तो फैक्ट क्या दिया गया है कि क्रेस्मर के अनुसार है वो एथलेटिक यानी शरीर मांसल होता है, संतुलित और ऊर्जावान यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखे दोस्तों, यहाँ पे कि क्रेस्मर का कौन सा शरीर वर्गीकरण यहाँ पे नहीं है। नहीं है पूछा गया दोस्तों, वो अपने को पता ना कौन सा यहाँ पे नहीं है, पिकनिक, एस्थेनिक, एंडोमॉर्फिक या डाइप्लास्टिक। तो मैंने बताया तो दोस्तों यहाँ पे क्रेस्मर ने है वो यहाँ पे 4 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। उसमें यहाँ पे पिकनिक हो गया, फिर एथलेटिक हो गया, फिर एस्थेनिक हो गया, फिर यहाँ पे डाइप्लास्टिक हो गया। तो ये इसने 4 प्रकार के व्यक्तित्व वर्गीकरण यहाँ पे दिया था। अब इसमें है वो यहाँ पे कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो जो एंडोमॉर्फिक है वो सेल्डन से संबंधित है, बाकी 3 है वो इसमें यहाँ पे क्रेस्मर से संबंधित यहाँ पे क्लासिफिकेशन रहने वाले हैं। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि एंडोमॉर्फिक है वो सेल्डन के द्वारा यहाँ पे दिया गया वर्गीकरण है, ना कि यहाँ पे क्रेस्मर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 9 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखे दोस्तों, मेसोमॉर्फिक में मेसो का अर्थ क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे मेसोमॉर्फिक की बात कर रहे हैं, उसमें जो मेसो है उसका अर्थ क्या रहेगा वो अपने यहाँ पे बताना है। जो मेसो है इस मेसो का यहाँ पे क्या मीनिंग रहेगी, पतला, मोटा, मांसपेशिया या चिड़चिड़ापन। तो दोस्तों यहाँ पे जो हर व्यक्तित्व को अपन देख रहे हैं, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, तो मेसोमॉर्फिक जो शरीर सेल्डन का यहाँ पे मजबूत शरीर का वर्गीकरण है, मजबूत मांसल शरीर होता है। उसमें जो मेसो है इस मेसो का अर्थ क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो मांसपेशिया, मेसो का अर्थ होता है मांसपेशिया और मजबूत शरीर का वर्गीकरण यहाँ पे मेसोमॉर्फिक के अंदर यहाँ पे आता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे
फैक्ट क्या दिया गया है कि मेसो का संबंध है वो मध्य परत और मांसपेशियों के विकास से होता है। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे मिडिल लेयर के और यहाँ पे मस्कुलर डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा नकेरेती के द्वारा कौन सा शरीर वर्गीकरण दिया गया था। नकेरेती की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, बॉडी क्लासिफिकेशन यहाँ पे नकेरेती से संबंधित की बात है। तो यहाँ पे माइक्रो स्प्लेंचिक्स, नॉर्मल स्प्लेंचिक्स, मैक्रो स्प्लेंचिक्स या फिर उपरोक्त सभी। अभी अपन ने है लगभग यहाँ पे सेल्डन और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे क्रेसमर, क्रेसमर से संबंधित अपन ने वर्गीकरण देख लिए हैं। तो क्रेसमर ने 4 वर्गीकरण दिए, सेल्डन यहाँ पे 3 वर्गीकरण दिए और अब देख रहे हैं अपन नकेरेती के अकॉर्डिंग। तो माइक्रो स्प्लेंचिक्स, नॉर्मल स्प्लेंचिक्स और मैक्रो स्प्लेंचिक्स क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 10 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। उपरोक्त सभी वर्गीकरण है वो यहाँ पे किससे रिलेटेड रहेंगे, नकेरेती के द्वारा यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि नकेरेती ने ऊंचाई और वजन के आधार पर शरीर का वर्गीकरण किया था, यानी बॉडी टाइप उसका यहाँ पे हाइट और वेट के अकॉर्डिंग है, बॉडी का यहाँ पे हाइट और वेट के अकॉर्डिंग वजन और यहाँ पे ऊंचाई के आधार पर है, जिसे अपन मोर्फोलॉजिकल के नाम से जानते हैं। मोर्फोलॉजिकल के आधार पर वो नकेरेती ने क्या किया था, यहाँ पे वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखे दोस्तों यहाँ पे नकेरेती शरीर का वर्गीकरण किस आधार पर किया था। नकेरेती ने जो शरीर का वर्गीकरण है मैंने बता ही दिया है अभी जस्ट, आपने थोड़ा सा भी अगर ध्यान दिया है तो मैंने बताया था। तो यहाँ पे सोमेटोटाइपिंग, मोर्फोलॉजिकल, ऑर्थोलॉजिकल या स्पॉन्डोलॉजिकल। तो नकेरेती ने है वो 3 प्रकार के व्यक्तित्व वर्गीकरण बताए थे, माइक्रो स्प्लेंचिक्स, नॉर्मल स्प्लेंचिक्स और यहाँ पे मैक्रो स्प्लेंचिक्स। उसमें है जो सोमेटोटाइपिंग है वो सेल्डन के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अपना 11 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। मोर्फोलॉजिकल के आधार पर, जिसमें मोर्फोलॉजिकल में 2 चीजें उसने वेट यानी वजन और हाइट दोनों को यहाँ पे मेंशन किया था। देखा दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मोर्फोलॉजिकल के आधार पर संबंध के आधार पर है वो शरीर का वर्गीकरण किया था, तो उसमें है वेट मैंने बताया था दोस्तों, यहाँ पे वजन और साथ ही में हाइट है उसके अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे क्लासिफिकेशन यहाँ पे बॉडी का किया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 12 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों यहाँ पे हिपोक्रेटिस ने फिजिक हैबिटस वाले व्यक्ति के लिए कौन सी विशेषता बताई। फिजिक हैबिटस की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। अभी हिपोक्रेटिस ने 2 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, एक फिजिक हैबिटस और दूसरा है वो एपोब्लेटिक हैबिटस। एपोब्लेटिक हैबिटस, तो यहाँ पे 2 प्रकार का वर्गीकरण, फिजिक हैबिटस और यहाँ पे एपोब्लेटिक हैबिटस। तो अपन यहाँ पे फिजिक हैबिटस की बात करें, लंबा शरीर, छोटा शरीर, कमजोर शरीर या विकसित शरीर। क्वेश्चन नंबर अपने को 12 बताना है और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे लंबा शरीर, जो लंबी बॉडी का व्यक्ति होता है, लंबा उसका यहाँ पे शरीर रहता है, वो फिजिक हैबिटस। और एपोब्लेटिक हैबिटस के अंदर है वो यहाँ पे छोटा व्यक्ति, छोटा कद का व्यक्ति होता है वो यहाँ पे आता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है। तो फैक्ट दिया गया है कि हिपोक्रेटिस ने शरीर रचना और स्वभाव के आधार स्वभाव का है वो संबंध का अध्ययन किया था। यहाँ पे हिपोक्रेटिस ने क्या किया था, तो शरीर रचना और स्वभाव है उसके संबंध का अध्ययन यहाँ पे किया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा कि सेल्डन, सेल्डन की पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना क्या रहेगा, तो 13 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि सेल्डन की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है वो अपने क्या बताना है। सोमेटोटाइपिंग, वैरायटी ऑफ टेम्परामेंट, फिजिक हैबिटस या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बताना है। तो दोस्तों सेल्डन ने जो शरीर का वर्गीकरण किया था उसका आधार सोमेटोटाइपिंग था। आधार था ये तो ध्यान रखना है दोस्तों, आधार था, जिसमें यहाँ पे एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक किया था। लेकिन उसको यहाँ पे और फिजिक हैबिटस है वो यहाँ पे हिपोक्रेटिस है उसका शरीर वर्गीकरण है। तो यहाँ पे वेराइटी ऑफ टेम्परामेंट की बात करें, वेराइटी ऑफ टेम्परामेंट की बात करें तो वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे सेल्डन की पुस्तक थी। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बीच करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट वही दिया गया है कि सेल्डन की पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक है वो वेराइटी ऑफ यहाँ पे टेम्परामेंट रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा कि कौन सा हल्का शरीर वर्गीकरण नहीं है। हल की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, यहाँ पे कौन सा हल्का शरीर वर्गीकरण नहीं है। एब्डोमिनल हो गया, मस्कुलर, डाइप्लास्टिक, थोरेसिक। क्वेश्चन नंबर अपना 14 रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो हल की बात करें यहाँ पे, उसने जो शरीर वर्गीकरण दिया था एब्डोमिनल, मस्कुलर, थोरेसिक और नर्व। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। जो डाइप्लास्टिक है सॉरी, जो डाइप्लास्टिक है वो शरीर वर्गीकरण यहाँ पे क्रेसमर का रहने वाला है, ना कि यहाँ पे हल से संबंधित रहेगा।
तो क्वेश्चन नंबर 14 और ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हल के द्वारा कौन कौन से शरीर के वर्गीकरण दिए गए हैं, तो एब्डोमिनल हो गया, मस्कुलर हो गया, थोरिसिक और यहाँ पे नर्वस यहाँ पे रहने वाला है। तो 4 वर्गीकरण है वो हल के द्वारा यहाँ पे दिए गए थे। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा कि निम्न में से कौन सा बीन का शरीर वर्गीकरण नहीं है। अब यहाँ पे बीन की मोदी की बात कर रहे हैं अपन, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे बीन की बात करें तो कौन सा नहीं है, हाइपो ऑटोमॉर्फ हो गया, मीजो ऑटोमॉर्फ, एंडोमॉर्फिक या फिर हाइपर ऑटोमॉर्फ। क्वेश्चन नंबर 15 में बताना है बीन के अनुसार बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 15 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। कि जो एंडोमॉर्फिक है वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे सेल्डन से संबंधित व्यक्तित्व का वर्गीकरण है, ना कि यहाँ पे बीन से। बीन ने है वो यहाँ पे हाइपोटोमॉर्फ, मीजोटोमॉर्फ और हाइपरमोटोमॉर्फ है, उसके अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे शरीर वर्गीकरण 3 प्रकार के यहाँ पे बताए गए थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर अपना 16 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्रेस्मर ने सीजोइड की संख्या किसे दी है। दोस्तों यहाँ पे क्रेस्मर के जो शरीर वर्गीकरण है उनमें से वो सीजोइड की बात कर रहे हैं अपन। तो सीजोइड की संख्या है वो कौन से यहाँ पे टाइप को बताई गई है, एथलेटिक, एस्थेनिक, पिकनिक या डाइप्लास्टिक। जो 4 वर्गीकरण दिए थे वो चारों के चारों यहाँ पे किससे संबंधित है, क्रेस्मर से संबंधित है। उसमें सीजोइड की बात कर रहे हैं अपन, तो कौन से बॉडी टाइप को सीजोइड बताया था, क्वेश्चन नंबर 16 में बताना है। चलिए दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों जो एस्थेनिक की बात कर रहे हैं अपन, एथलेटिक, एस्थेनिक और यहाँ पे डाइप्लास्टिक, सॉरी यहाँ पे पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक। तो यहाँ पे जो तीसरा वर्गीकरण है, जो कमजोर शरीर का यहाँ पे व्यक्ति होता है, कमजोर, दुबला, पतला, लंबा शरीर का व्यक्ति होता है, उसे अपन सी जोड़ी की संख्या यहाँ पे देते हैं। देखा दोस्तों यहाँ पे क्या फैक्ट क्या दिया गया है कि एस्थेनिक प्रकार के जो अंतर्मुखी सीजोइड या स्वभाव का यहाँ पे जोड़ा गया है। जो अंतर्मुखी होता है साथ ही में लंबा, पतला और यहाँ पे दुबला व्यक्ति यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखे दोस्तों, क्रेस्मर की पुस्तक का क्या नाम है। क्रेस्मर की वो जो बुक है उसका नाम पूछा गया है, वो अपने यहाँ पे बताना है। वैरायटी ऑफ टेम्परामेंट, सोमेटोटाइपिंग हो गई, फिजिक एंड कैरेक्टर हो गया, या नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों मैंने बताया था वैरायटी ऑफ टेम्परामेंट की बात करें तो यह सेल्डन से संबंधित यहाँ पे पुस्तक रहने की, सेल्डन के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। साथ में जो सोमेटोटाइपिंग है वो सेल्डन के द्वारा यहाँ पे वर्गीकरण का आधार था, बेस था, जिसने 3 प्रकार का व्यक्तित्व बताया था। अब यहाँ पे फिजिक एंड कैरेक्टर की बात करें क्वेश्चन नंबर 17, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे फिजिक एंड कैरेक्टर है वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे क्रेस्मर के द्वारा यहाँ पे लिखी गई पुस्तक यहाँ पे रहने वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी वही दिया गया है कि यहाँ पे क्रेस्मर की प्रसिद्ध पुस्तक है वो फिजिक एंड यहाँ पे कैरेक्टर रहेगी। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों यहाँ पे एटलस ऑफ मैन किसने लिखी। जो पुस्तक है एटलस ऑफ मैन की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, ये किसके द्वारा लिखी गई है, हिपोक्रेटस, हल, बीन, सेल्डन। दोस्तों यहाँ से आज ये महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी है, उसमें लगभग आपको 2 से 3 क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन है वो सीधे सीधे एग्जाम में मिलेंगे आपको दोस्तों। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी से रिलेटेड ज्यादातर क्लास को सिलेक्ट किया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर अपना 18 रहेगा और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों अपन सेल्डन। एटलस ऑफ मैन की बात करें तो यहाँ पे किसके द्वारा लिखी गई, तो सेल्डन के द्वारा यहाँ पे बुक लिखी गई थी। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो यह पुस्तक मानव शरीर की रचना का विस्तृत वर्णन करती है। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे जो एटलस ऑफ मैन है ये पुस्तक क्या करती है, तो मानव शरीर संरचना है उसका यहाँ पे विस्तृत वर्णन यहाँ पे करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा अपना कि एंडोमॉर्फिक शरीर को क्या कहा जाता है। एंडोमॉर्फिक शरीर को क्या कहते हैं वो दूसरा नाम अपने को यहाँ पे बताना है। एंडोमॉर्फिक की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सेल्डन के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे एंडोमॉर्फिक हो गया, फिर अपन मेसोमॉर्फिक हो गया और फिर यहाँ पे एक्टोमॉर्फिक हो गया। तो यहाँ पे एंडोमॉर्फिक की बात करें सोमेटोटोनिया, विस्रोटोनिया, सेरेब्रोटोनिया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 की बात कर रहे हैं तो जो मोटा व्यक्ति होता है दोस्तों उसे अपन एंडोमॉर्फिक के कहते हैं, जो मोटा हो या छोटा व्यक्ति शरीर से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर है, जिसे अपन विस्रोटोनिया के नाम से यहाँ पे जानते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है कि एंडोमॉर्फिक प्रकार को अपन विस्रोटोनिया से जोड़ते हैं और इसके अंदर है वो क्या होता है, रेटिंग स्केल A711 है वो इसका रेटिंग स्केल यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों क्रेस्मर के एस्थेनिक शरीर की विशेषता क्या होती है। क्रेस्मर के जो एस्थेनिक शरीर का वर्गीकरण है उसकी यहाँ पे विशेषता पूछी गई है वो अपने यहाँ पे बताना है।
क्रेसमैन ने है वो 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे, पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक और डायप्लास्टिक की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो लंबा व्यक्ति, दुबला पतला, चिड़चिड़ा व्यक्ति या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे एस्थेनिक के अंदर है, उसके अंदर लंबा व्यक्ति होता है, दुबला पतला होता है, चिड़चिड़ा होता है और एकांत प्रिय होता है। ये सारी विशेषता है वो यहाँ पे किसकी रहेगी, क्रेसमैन के एस्थेनिक वर्गीकरण की यहाँ पे रहने वाली है। देखो दोस्तों यहाँ पे फैक्ट वही दिया गया है कि एस्थेनिक दुबला पतला लंबा अंतर्मुखी स्वभाव का व्यक्ति होता है, यहाँ पे इंट्रोवर्ट यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखे दोस्तों अपना, मांसपेशियां कितने प्रकार की होती है दोस्तों। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो कितने प्रकार की रहेगी, 4, 3, 2, 1। अब शरीर में मांसपेशियां कितनी होती है दोस्तों यहाँ पे, तो 639 से लेकर 650 तक। अगर सिंगल डिजिट के अंदर पूछे तो 639 मसल्स यहाँ पे रहती है। उसमें है वो मांसपेशियां कितने प्रकार की रहेगी, तो वोलेंट्री, इनवोलेंट्री और यहाँ पे कार्डियक मसल्स यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे 3 प्रकार की मांसपेशियां अपने यहाँ पे रहेगी। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 21 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय मांसपेशी यानी वोलेंट्री, इनवोलेंट्री और यहाँ पे कार्डियक मसल्स अपने यहाँ पे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 देखे दोस्तों। यहाँ पे कोशिका की खोज किसने की थी दोस्तों, यहाँ पे कोशिका की बात कर रहे हैं। यहाँ पे डिस्कवर्ड ऑफ सेल की बात कर रहे हैं अपन, वो अपने को यहाँ पे बताना, रॉबर्ट हुक, न्यूटन, स्लाइडेन या आर्किमिडीज। दोस्तों यहाँ पे जो कोशिका है, कोशिका में है वो उसकी खोज है वो 1665 के अंदर की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, तो क्वेश्चन नंबर अपना 22 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। रॉबर्ट हुक के द्वारा है वो यहाँ पे 1665 के अंदर कोशिका खोज की गई थी। लेकिन ये जो कोशिका थी वो डेड सेल के रूप में थी, ये मर्त कोशिका थी, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे मर्त कोशिका यहाँ पे रहेगी। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप, तो फैक्ट क्या दिया गया है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोर्क के पतले यहाँ पे टुकड़े पर मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी और जिन्हें है वो सेल या दिया, इसका वर्णन है वो आपकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया। इस प्रकार ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है सेल जो यहाँ पे रॉबर्ट हुक है उसकी पुस्तक का नाम भी अपने को ध्यान रखना है, वो माइक्रोग्राफिया है, वो यहाँ पे इसकी पुस्तक यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की है दोस्तों। यहाँ पे लिविंग सेल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। अभी अपन ने देखा था दोस्तों यहाँ पे कि कोशिका की खोज है वो 1665 के अंदर है, वो किसके द्वारा यहाँ पे की गई थी, तो रॉबर्ट हुक के अंदर द्वारा यहाँ पे 1665 में की गई थी। लेकिन वो कोई कैसी थी, तो यहाँ पे मर्त सेल थी, मर्त कोशिका थी। अब यहाँ पे जीवित कोशिका की बात कर रहे हैं, ल्यूवेन होग, न्यूटन, रॉबर्ट हुक या स्वान। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 23 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। एंटोनी ल्यूवेन होग के द्वारा है वो जीवित कोशिका की खोज यहाँ पे 1674 के अंदर यहाँ पे की गई थी। दोनों में अंतर याद रखना है दोस्तों अपने को यहाँ पे। और फैक्ट क्या दिया गया है, फैक्ट भी देख सकते हैं कि एंटोनी ल्यूवेन होक है ने 1674 में सूक्ष्मदर्शी से है वो जीवित कोशिका देखी और उन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी है उसका यहाँ पे क्या माना जाता है, जनक भी माना जाता है, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा कि सेल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। जो सेल शब्द है, सेल करते हैं यहाँ पे कोशिका होता है, तो इसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच या इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर अपना 24 रहेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे एज करेक्ट आंसर रहेगा। जो लेटिन भाषा है, लेटिन भाषा से हुई है और लेटिन भाषा का जो सेटुला है, सेटुला शब्द से है वो सेल शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि सेल शब्द लेटिन भाषा के सेलुला, सेटुला या जिसे अपन सेलुला भी बोलते हैं, सेलुला, उससे यहाँ पे मानी जाती है और जिसका अर्थ क्या होता है, तो एक छोटा कमरा यहाँ पे होता है, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा अपना यहाँ पे कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का उल्लेख किस पुस्तक में किया था। मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे कि रॉबर्ट हुक ने है वो आप एक पुस्तक भी लिखी थी और उसने जो 1665 के अंदर जो मर्द कोशिका पहली कोशिका खोज की थी, उसमें उसने अपनी पुस्तक कौन सी थी, माइक्रोग्राफिया, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी या जूलॉजी। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 25 रहेगा और ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। जो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो माइक्रोग्राफिया पुस्तक लिखी गई थी उसके अंदर ही है, उसमें है वो यहाँ पे सेल शब्द की उत्पत्ति है, जो सेल शब्द है उसका भी उल्लेख है उसमें किया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट वही दिया गया है
कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में वो कोशिका शब्द का उल्लेख किया था। कोशिका शब्द है जिसे अपन सेल के नाम से जानते हैं, उसका उल्लेख यहाँ पे किया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों जिसे अपन सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं, ये किसके द्वारा दिया गया है? स्लाइडेन और स्वान, रॉबर्ट हुक, न्यूटन या आर्किमिडीज। कोशिका सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे कोशिका सिद्धांत का मतलब है कि जितने भी जीव है उनका सबका है वो जन्म है, उनका शरीर है वो किससे बना हुआ है? कोशिका से मिलकर बना है। और कोशिका, एक कोशिका की उत्पत्ति है वो दूसरी कोशिका से होती है, उसे अपन सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं, यानी कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है। दूसरा नंबर अपना 26 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। स्लाइडेन और स्वान है वो ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे कोशावाद है जो सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत जिसे अपन कोशावाद के नाम से जानते हैं, सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं, वो दिया गया था। फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे, और फैक्ट दिया गया है कि यहाँ पे जो स्लाइडेन और स्वान ने 1838-39 के अंदर है कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ये बताया था किसने? यहाँ पे स्लाइडेन और स्वान के द्वारा यहाँ पे बताया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा अपना, कोशिका विभाजन का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों यहाँ पे सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं अपन, कोशिका विभाजन की बात करें किसके द्वारा किया गया था? नगेली, फ्लेमिंग, बेलर या जॉन? क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर बताना है। कोशिका विभाजन का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है, यानी एक कोशिका से ही दूसरी कोशिका की उत्पत्ति होती है, अलग से कोशिका नहीं बनती है। तो इस प्रकार है वो अपना शरीर है वो अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर अपना 27 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि फ्लेमिंग ने है वो यहाँ पे कोशिका विभाजन का प्रतिपादन किया था, यानी सेल डिवीजन जो थ्योरी है वो भी ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे किसके द्वारा यहाँ पे दी गई थी? फ्लेमिंग के द्वारा यहाँ पे दी गई थी। देखिए दोस्तों यहाँ पे इंपोर्टेंट फैक्ट दिया गया है कि जो फ्लेमिंग ने है वो 1879 में कोशिका विभाजन जिसे अपन मिटोसिस कहते हैं का यहाँ पे वर्णन किया था। कोशिका विभाजन जो सिद्धांत है वो यहाँ पे 1879 के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्रोटोप्लाज्म के खोजकर्ता कौन है? दोस्तों यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, उसके खोजकर्ता कौन है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रोटोप्लाज्म होता क्या है दोस्तों? कोशिका किससे बनते हैं? तो कोशिका बनने के लिए अपन को क्या चाहिए? साइटोप्लाज्म चाहिए, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य चाहिए। अब जो कोशिका द्रव्य है वो भी किससे मिल रहा है, बन रहा है? तो वो प्रोटोप्लाज्म बन रहा है जिसे अपन जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं, जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों, कोशिका किससे बनती है? तो वो जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म से मिलकर बनती है, और अपना शरीर है वो कोशिका से मिलकर बनता है, दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। जे ई प्रुकंजे है वो जे ई प्रुकंजे के द्वारा है वो क्या दिया गया था? प्रोटोप्लाज्म की खोज की गई थी। देखिए दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जे ई प्रुकंजे के द्वारा है वो 1839 में प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? जीव द्रव्य के नाम से इसे जानते हैं। और जीव द्रव्य से मिलकर ही वो साइटो यहाँ पे प्लाज्म बनता है, यानी कोशिका द्रव्य यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखे दोस्तों यहाँ पे कि कोशिका का निर्माण किससे हुआ है? अब मैंने अभी जस्ट बताया था दोस्तों यहाँ पे कि कोशिका किससे बनती है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताऊं कि जो अपना शरीर है वो शरीर किससे मिलकर बनता है? तो ये कोशिका से मिलकर बनता है। अब यहाँ पे पूछ लिया गया है कि कोशिका किससे मिलकर बन रही है, तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 29 रहेगा, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर अपना 29 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, जिसे अपना प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। तो जीव द्रव्य जिसकी खोज यहाँ पे जे ई प्रुकंजे के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे जीव द्रव्य से वो कोशिका बनती है, कोशिका से है वो अपना शरीर यहाँ पे बनता है। अंतर अपने को यहाँ पे याद रखना है। देखा दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी इंपोर्टेंट दिया गया है कि जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म जीवित कोशिकाओं का मूल द्रव्य है, जिसे साइटोप्लाज्म और यहाँ पे नाभिक में शामिल होता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म और नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो सारा है वो यहाँ पे किसके अंदर शामिल रहता है? तो वो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे सम्मिलित रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखे दोस्तों यहाँ पे कि फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया था? फ्लूइड मोजेक मॉडल की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे सिंगरोन, निकोलसन, पोर्टर, स्लाइडेन, बेलर। फ्लूइड मोजेक मॉडल की बात कर रहे हैं। फ्लूइड मोजेक मॉडल होता क्या है दोस्तों? जो कोशिका के अंदर जो यहाँ पे ये कोशिका झिल्ली है इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य भरा है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इस साइटोप्लाज्म में है वो सभी कोशिका के अंग, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, केंद्रक हो, राइबोसोम हो, लाइसोसोम,
ये सब तैरते रहते हैं, इसे अपन फ्लूइडिक मोजेक मॉडल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे एज करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों सिंगर और निकोलसन के द्वारा है वो यहाँ पे फ्लूइडिक मोजेक मॉडल यहाँ पे दिया गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे मॉडल दिया कब गया था वो भी अपने को ध्यान रखना है। सिंगर और निकोलसन के द्वारा यहाँ पे 1972 के अंदर है ये मॉडल यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए, साइटोप्लाज्म क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे साइटोप्लाज्म, व्हाट इज साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं अपन। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली या केंद्रक। साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। और थोड़ी आज छोटी क्लास जरूर रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी छोटी क्लास ही लेंगे अपन, यहाँ पे लगभग 30 से 35 मिनट की क्लास ही रखेंगे आज। तो साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं यहाँ पे, सेल सब्सटेंस के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे इसे, जिसे अपन कोशिका द्रव्य के नाम से भी जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 31 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। साइटोप्लाज्म है वो कोशिका द्रव्य होता है, सेल सब्सटेंस होता है जिसके अंदर है वो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, जितने भी कोशिका के अंग ऑर्गन होते हैं वो इसमें अंदर यहाँ पे रहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे अब साइटोप्लाज्म होता कहाँ है, तो साइटोप्लाज्म होता है वो कोशिका झिल्ली, जो ये कोशिका की झिल्ली है इसके अंदर होता है और केंद्रक के बाहर होता है। और केंद्रक कहाँ होता है दोस्तों, बीच में। तो इसके बाहर जितना भी पदार्थ होता है वो यहाँ पे साइटोप्लाज्म यहाँ पे रहता है, जेली जैसा पदार्थ होता है। और इसमें कोशिका के अंग होते हैं, जितने भी ऑर्गन होते हैं वो इसमें अंदर यहाँ पे तैरते रहते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 32, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी। दोस्तों यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अपन अंतःप्रदवी जालिका के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे अंतःप्रदवी जालिका, अंतःप्रदवी जालिका के नाम से जानते हैं। और ये दो प्रकार की होती है, एक यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहाँ पे एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक यहाँ पे रेटिकुलम, एक आरईआर और एक एसईआर। तो यहाँ पे रफ होती है और यहाँ पे स्मूथ, चिकनी के ऊपर यहाँ पे फैट पाया जाता है और रफ होती है उसके ऊपर यहाँ पे क्या पाया जाता है, प्रोटीन यहाँ पे पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अपना 32 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज है वो पोर्टर मोदी के द्वारा यहाँ पे की गई थी। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे फैक्ट, इंपोर्टेंट फैक्ट दिया गया है आपको कि यहाँ पे जो पोर्टर है उसने 1945 के अंदर 1945 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या की थी, खोज की थी। और ये दो प्रकार की होती है, आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये अपने को यहाँ पे दोनों याद रखना है। नेक्स्ट आएगी क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 रहेगा दोस्तों अपना कि कोशिका का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं। प्लेटफॉर्म ऑफ यहाँ पे सेल की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे किसे कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर। कोशिका द्रव्य जिसे अपन साइटोप्लाज्म बोलते हैं, राइबोसोम है वो कोशिका के अंदर है यहाँ पे प्रोटीन की फैक्ट्री, वो राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल रहेगा। क्वेश्चन नंबर अपना 33 रहेगा, और उसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो यहाँ पे क्या रहेगी दोस्तों, यहाँ पे प्लेटफॉर्म ऑफ सेल रहेगी। और दो प्रकार की मैंने बताया था दोस्तों, यहाँ पे एसईआर और यहाँ पे आरईआर, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे रहेगी। फैक्ट भी देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन संश्लेषण के और परिवहन में सहायक होती है, प्रोटीन का संश्लेषण करती है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसमें प्रोटीन बनते हैं और जो परिवहन करने का, ट्रांसपोर्ट करने का कार्य भी करती है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। दोस्तों यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, इंपोर्टेंट होता है कोशिका के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका के अंदर, ये केंद्रक हो गया, और इसके बाद जो साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जूते के आकार की आकृति में रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल की बात कर रहे हैं, कोशिका का शक्ति गृह के नाम से जानते हैं। इसके अंदर है खुद का डीएनए होता है। केंद्र के बाहर एकमात्र अंग होता है जो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर यहाँ पे डीएनए होता है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 34 की बात कर रहे हैं, और ऑप्शन नंबर ए की बात रहेगा। ऑप्शन नंबर ए कोलिकर मोदी के द्वारा है माइटोकॉन्ड्रिया की यहाँ पे खोज की गई थी। अब इसमें है वो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट भी ध्यान रखना है। तो खोज तो यहाँ पे कोलिकर के द्वारा की गई थी, लेकिन जो अल्टमैन है उसने 1890 में है वो माइटोकॉन्ड्रिया को मानव का क्या कहा था, बायोब्लास्ट कहा था। बाद में है कार्ल बेंडाने है वो 1898 में है वो इसका नाम क्या दे दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया था। तो नाम तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे कार्ल बेंडा के द्वारा दिया गया था, खोज कोलिकर के द्वारा की गई थी। और ये मानव का बायोब्लास्ट है वो अल्टमैन के द्वारा यहाँ पे कहा गया था। सभी फैक्ट अपने यहाँ पे अलग अलग याद रखने हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों, कोशिका में श्वसन का केंद्र कौन सा होता है दोस्तों, रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ
द सेल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द सेल की बात करें, कोशिका के अंदर श्वसन का केंद्र कौन रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कोई, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम। लाइसोसोम को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, कोशिका के अंदर आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं, सुसाइडल स्कैवेंजर बैग। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, गोल्जी कोई है वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कार्य भी करता है, और यहाँ पे लाइसोसोम खत्म हो जाती है उसको वापस से बनाने का काम भी करता है। क्वेश्चन नंबर अपना 35 रहेगा और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे पावर हाउस ऑफ यहाँ पे सेल के नाम से भी जानते हैं, वो ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पे कोशिका के अंदर क्या करता है, रेस्पिरेटरी ऑफ यहाँ पे सेल का कार्य भी करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाकर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, जो यहाँ पे ऊर्जा होती है उसको एटीपी बनाकर है वो कोशिका को क्या करता है, एनर्जी देता रहता है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 रहेगा अपना, कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे कोशिका का ट्रैफिक मैनेजर की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजर ऑफ द सेल की बात करें, गोल्जी बॉडी हो गई, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेल वॉल। कोशिका का यातायात प्रबंधक की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। यातायात का मतलब है कोशिका के अंदर जितने भी अंग होते हैं उनके पास है किसी भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनको लेने और ला जाने का कार्य, कोशिका भित्ति तक वापस लाने का कार्य, कोशिका भित्ति से वापस अंगों तक ले जाने का कार्य है वो लगातार यहाँ पे चलता रहता है। किसके द्वारा किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर बताना है, और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। जो गोल्जी का है, गोल्जी एपरेटस और या गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं, जिसकी खोज कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई थी, वो यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजर ऑफ सेल के द्वारा यहाँ पे बोला जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि कैमिलो गोल्जी ने है वो 1898 में गोल्जी तंत्र, जिसे अपन गोल्जी एपरेटस के नाम जानते हैं, की खोज की थी, और प्रोटीन संशोधन और यहाँ पे परिवहन का कार्य करता है। यह प्रोटीन को बांध कर ले जाता है अंगों तक और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रोटीन की फैक्ट्री बात करें, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल की बात करें, कोशिका के अंदर प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं अपन, लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक यानी न्यूक्लियस या फिर सेल वॉल। दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन की फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 रहेगा, क्वेश्चन नंबर अपना 37 और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। और राइबोसोम को है वो कोशिका के अंदर, जो अपनी कोशिका होती है, इस कोशिका के अंदर जो राइबोसोम होता है वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, क्या कहलाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान वाला प्रोटीन यहाँ पे संश्लेषण कार्य करता है, और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे कोशिका का सबसे छोटा अंग, कोशिका का सबसे छोटा अंग भी ध्यान रखना है क्या कौन सा होता है, तो वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे राइबोसोम यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 रहेगा दोस्तों अपना कि अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई थी, वो अपने यहाँ पे बताना है। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, 1946, 47, 48 या 49। अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ की बात कर रहे हैं दोस्तों, उसकी स्थापना यहाँ पे कब हुई थी, जिसे अपन फीबा के नाम से जानते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन की बात करें, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 38 रहेगा, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बीच का आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन नंबर बीच का 1947 है वो इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो 1947 है वो यहाँ पे ध्यान रखना, फीबा है उसकी स्थापना की गई थी 1947 में, और इसका मुख्यालय है वो यहाँ पे लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर यहाँ पे रहने वाला है। दोनों ही अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 रहेगा दोस्तों कि वॉलीबॉल खेल को शुरू करने वाला देश कौन सा था दोस्तों। यहाँ पे कौन सी कंट्री थी जो वॉलीबॉल को स्टार्ट किया था सबसे पहले वर्ल्ड के अंदर, इंडिया, यूएसए, फ्रेंच या फ्रांस या फिर चाइना। वॉलीबॉल की बात कर रहे हैं, और वॉलीबॉल का जो ग्राउंड है वो भी अपने को यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। वॉलीबॉल का जो ग्राउंड की मेजरमेंट है 18 × 9 मीटर का यहाँ पे रहेगा, 18 मीटर यहाँ पे इसकी लंबाई रहेगी और 9 मीटर इसकी चौड़ाई रहेगी। वॉलीबॉल की यहाँ पे नेट होता है उसकी भी 243 है पुरुष के अंदर इसकी हाइट, और 224 है वो इसकी महिला के अंदर हाइट रहती है मीटर के अंदर, वो भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अपना 39 रहेगा, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। अमेरिका ने है वो यहाँ पे वॉलीबॉल को यहाँ पे सबसे पहले शुरू किया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि विलियम जी मॉर्गन ने 1895 में अमेरिका में वॉलीबॉल की यहाँ पे आविष्कार किया था। वैज्ञानिक कौन थे, विलियम जी मॉर्गन है, बहुत बार पूछा जाता है। 1895 के अंदर यहाँ पे शुरुआत की गई थी।
तो चलिए दोस्तों, ये अपन ने है वो 39 आज की छोटी क्लास रखी थी, एमसीक्यू 39 लिया था। तो क्लास कैसी लगी वो जरूर बताएं, अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न उत्तर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।